साल 1949 में सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन से बाहर निकलने के बाद जिस तेज़ी से चाइना ग्रो हुआ वो पूरी दुनिया के लिए मिसाल बना। यहाँ तक कि चाइना के इस इकॉनमिक ग्रोथ ने उसे आज अमेरिका के सामने लाकर खड़ा कर दिया है, जहाँ ये दोनों ग्रेट पावर्स लगातार एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। शायद इसी के चलते अमेरिका के पीएम जो बाइडेन ने यह तक कह दिया कि इफ़ वी डोंट गेट मूविंग दे आर गोइंग टू ईट आवर लंच। लेकिन यहाँ पर हम चाइना की इकॉनमिक पावर्स को नहीं बल्कि उन फैक्ट्स को बताने वाले हैं जिससे पता चलता है कि चाइना का इतनी तेज़ी से ग्रो करना अब कैसे चाइना की इकॉनमिक राइज के लिए खतरा बनता जा रहा है। चाइना के ग्रोथ के जो सिंबल्स और फैक्टर्स कहे जाते थे अब वही उसके लिए लायबिलिटी बनते जा रहे हैं। चाइना की गिरावट का सबसे पहला रीज़न है वहाँ क्रूशल नेचुरल रिसोर्सेज की कमी का होना, जिसके कारण वहाँ आधे से ज़्यादा चाइनीज़ रिवर्स गायब हो गए हैं। और चाइना के रैपिड ग्रोथ के चलते उसने जो वहाँ पर पोल्यूशन फैलाया है उसकी वजह से वहाँ पर 60% ग्राउंड वाटर ह्यूमन कांटेक्ट के लिए सूटेबल नहीं बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू चाइनीज़ गवर्नमेंट। चाइना के रैपिड ग्रोथ ने उसे आज दुनिया का सबसे बड़ा नेट एनर्जी इंपोर्टर भी बना दिया है, जो कि सस्टेनेबल नहीं है। फूड सिक्योरिटी की सिचुएशन भी ख़राब है क्योंकि चाइना ने 40% से ज़्यादा फार्मलैंड्स को ओवर यूज़ किया है, जिसकी वजह से वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए दुनिया पर निर्भर है। इसके अलावा रिसोर्सेज की कमी के चलते आज उसके लिए ग्रोथ काफ़ी एक्सपेंसिव भी हो गई है। एक अनुमान के अकॉर्डिंग पिछले 6 सालों में चाइना की ग्रोथ रेट को बनाए रखने के लिए जितने कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी वो अब 3 गुना बढ़ गई है। चाइना डेमोग्राफिक डिज़ास्टर की तरफ भी बढ़ रहा है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग चाइना के वन चाइल्ड पॉलिसी के चलते 2020 से 2050 तक चाइना में लगभग 175 मिलियन काम करने वाले लोगों की संख्या में कमी हो जाएगी। इसके साथ ही लगभग 195 मिलियन सीनियर सिटीजन्स की वहाँ बढ़ोतरी होगी, जिसे वहाँ की इकॉनमी के लिए लाइबिलिटी के तौर पर गिना जाता है। चाइना का एज से रिलेटेड स्पेंडिंग्स 2050 तक 3 गुना बढ़ सकता है और यह वहाँ की जीडीपी का 10 से 30% होगा। जनरली चाइना का ओवरऑल स्पेंडिंग्स वहाँ की जीडीपी का 30% है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि चाइना को कितना अफेक्ट पड़ने वाला है। इन सिचुएशन को संभालना तब और ज़्यादा कठिन इसलिए हो जाता है क्योंकि चाइना को आज एक ऐसा रूलर चला रहा है जो कि डेंग शॉपिंग के बाद सबसे पावरफुल चाइनीज़ हेड है। कई एनालिस्ट का कहना है कि शी जिनपिंग एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिन्होंने लगातार वहाँ की आर्थिक क्षमता का त्याग करते हुए अपने पॉलिटिकल पावर को बढ़ाया है। फॉर एग्जांपल, जब अलीबाबा के फाउंडर जैक मा ने साल 2020 में चाइनीज़ फाइनेंशियल रेगुलेटर्स को क्रिटिसाइज़ किया तो जैक मा द्वारा प्रमोटेड एंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फर्म को आईपीओ लॉन्च करने से रोक दिया गया, जो कि $37 बिलियन का होने वाला था, जिस पर दुनिया भर के इन्वेस्टर्स ने काफ़ी इंटरेस्ट भी लिया था। लेकिन चाइना ने अपने पॉलिटिकल इमेज के चलते इस बेनिफिट को भी नज़रअंदाज किया। शायद यही रीज़न है कि वहाँ की सरकार के खिलाफ कोई भी सवाल नहीं करता है। इसके अलावा चाइना का कॉमन प्रॉस्पेरिटी कैंपेन भी चाइना में एक चेंजिंग पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर को दर्शाता है, क्योंकि ये उन विचारों से बहुत अलग थे जिसने साल 1980 में चाइना को ग्रो करने में हेल्प किया था। चाइना में आज पॉलिटिक्स के नए नियमों को चलाया जा रहा है, जिसमें वहाँ किसी भी प्रकार के लोकल इनोवेशंस को रोका जा रहा है। इसके अलावा जैसे जैसे शी ने अपने पावर को बढ़ाया है और ख़ुद को हमेशा के लिए चाइना का डिफैक्टो रूलर बनाया है, वैसे वैसे चाइना अपने फॉरेन पॉलिसी में भी खुद की चला रहा है। वहीं वर्ल्ड ऑर्डर जिसने उसे ग्रो करने में हेल्प किया था, आज वो चाइना के इस बिहेवियर के चलते उसके खिलाफ होता जा रहा है। दुनिया की बड़ी इकॉनमी वाले देश आज खुद की टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क को चाइना के प्रभाव से बचा रहे हैं। हवाई पर लगे बैन्स इसके उदाहरण हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान जैसे कई देश आज अपने सप्लाई चेन से चाइना को कट करना चाहते हैं ताकि उनका चाइना की इकॉनमी पर निर्भरता कम हो सके और वो अपने देश की इकॉनमी को भी बढ़ा सकें। कई स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग चाइना की इकॉनमी एक बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ बढ़ रही है। चाइना का जीडीपी ग्रोथ रेट जो 2007 में 15% था वो 2019 तक घटकर 6% हो गया है। कई रिपोर्ट्स का दावा है कि चाइना का जीडीपी इससे भी कम हो सकता है। 2008 के बाद से चाइना ने वहाँ की जीडीपी को ग्रो करने के लिए जिस तरह से चाइना की कैपिटल को यूज़ किया है वो भी सस्टेनेबल नहीं है। चाइना में आज 50 से भी ज़्यादा घोस्ट सिटीज़ हैं, जहाँ हाईवेज बिल्डिंग्स तो हैं लेकिन वहाँ कोई इंसान नहीं है। आज चाइना के 2/3 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बेबुनियादी हैं और वो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं कि उसमें इन्वेस्ट किया गया कैपिटल रिकवर नहीं हो सकता है। हिस्टोरिकली वो देश जिसके इन्वेस्टमेंट रिकवर नहीं हो सकते हैं उसकी इकॉनमी एक बड़े डाउनफॉल की तरफ बढ़ जाती है।
लेकिन चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी इन सब बातों को नज़रअंदाज कर रही है। शी जिनपिंग बड़े पैमाने पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जरिए रैपिड ग्रोथ करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात तो ये है कि 2006 के बाद से चाइना में रिसर्च एंड डेवलपमेंट भले ही 3 गुना बढ़ गई हो, लेकिन वो प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव नहीं कर पाया है। इसका मेन रीज़न है नॉलेज की कमी का होना। दरअसल किसी भी सस्टेनेबल इनोवेशन के लिए ओपन सोर्स ऑफ नॉलेज की ज़रूरत होती है, जिसकी वहाँ बहुत कमी है। फॉर एग्जांपल चिप डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री, जहाँ अमेरिका और ताइवान के कंपैरिजन में चाइना का रोल बहुत कम है। घरेलू माइक्रोचिप इंडस्ट्री में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करने के बावजूद बीजिंग अभी भी अमेरिका और ताइवान से 80% चिप्स इंपोर्ट करता है। बायोटेक में भी बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट करने के बावजूद चाइना का कोविड-19 वैक्सीन डेमोक्रेटिक देशों के कंपैरिजन में बेहतर नहीं है, जिससे पता चलता है कि इनोवेशन चाइना को स्लो ग्रोथ से तो बचा नहीं सकता है। इसके अलावा चाइना को सबसे ज़्यादा खतरा है जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम से। वर्ल्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग पूरे विश्व भर में स्वीकारित एक परंपरा है कि कोई भी देश किसी भी देश पर भरोसा नहीं कर सकता है, क्योंकि यदि कोई देश किसी भी देश के खिलाफ हो जाता है तो उसे रोकने के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय कायदे कानून नहीं बनाए गए हैं। ये आउट ऑफ कंट्रोल होता है, जिसके चलते यदि कोई देश अपनी हेजिमनी के इंस्पिरेशन से दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दबदबा बनाने की कोशिश करता है, तो इस सिचुएशन में कई देश मिलकर एक अलायंस के तौर पर उसे रोकते हैं, जिससे दुनिया की अर्थव्यवस्था किसी एक देश की अर्थव्यवस्था पर निर्भर ना रहे। इसे स्ट्रेटजिक इंसर्कलमेंट भी कहते हैं। वहीं जैसे जैसे बीजिंग साउथ चाइना सी, इंडियन बॉर्डर और ताइवान स्ट्रेट पर अग्रेसिव होता जा रहा है, वैसे वैसे वो नए दुश्मन भी बना रहा है। पिछले कुछ सालों में क्वाड जैसे सिक्योरिटी अलायंसेस देशों का महत्व इसलिए बढ़ा है। आज ताइवान अपनी वास्तविक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए आतुर है। यह ताइवान की न्यू डिफेंस स्ट्रेटजी से साफ पता चलता है। इसके अलावा जापान भी यूएसए के साथ क्लोजली कॉर्पोरेट करने के लिए रेडी है, ताकि चाइनीज़ रीजनल हेजिमनी को रोका जा सके। साउथ चाइना सी के आसपास के देश भी आज चाइना को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल सिंगापुर अब एक इम्पॉर्टेंट यूएस मिलिट्री पार्टनर बन गया है, और इंडोनेशिया ने अपने डिफेंस स्पेंडिंग्स को 20% से बढ़ा दिया है। फिलीपींस भी साउथ चाइना सी पर अपने दावों को स्वीकार रहा है। इसके अलावा एयर और नेवल पेट्रोल्स को भी बढ़ा रहा है। चाइना की विस्तारवादी नीति की वजह से आज ईस्ट एशिया के बाहर भी लोग चाइना के खिलाफ होते जा रहे हैं। लेकिन यह बात भी सच है कि चाइना के प्रभाव को रोकने का काम अभी भी चल रहा है। इसका अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है, क्योंकि बहुत से देश अपने ट्रेड्स के लिए चाइना पर निर्भर हैं। पर यदि उन सभी देशों के सप्लाई चेन से चाइना को कट कर दिया जाए तो चाइना की यह साझेदारी उसकी महत्वाकांक्षाओं के लिए खतरा भी बन सकती है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात तो ये है कि हिस्टोरिकली ग्रेट पावर्स जो अपने अनुसार वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने की भावना रखते हैं, वो तब और ख़तरनाक हो जाते हैं जब उनके इरादे उनकी महत्वाकांक्षाओं से मेल नहीं खाते हैं। इससे वो ग्रेट पावर्स पहले से ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जर्मनी, जिसे वर्ल्ड वॉर 1 के लिए दोषी ठहराया जाता है। जर्मनी अपने हेजिमनी के प्रभाव को ब्रिटिश, रशियन और फ्रेंच के अलायंस से बचाने के लिए डेस्परेशन में चला गया, जिससे वर्ल्ड वॉर 1 को रोक पाना इम्पॉसिबल हो गया। वर्ल्ड वॉर 2 में जापान का एग्रेशन भी इसी तरह के सिचुएशन का नतीजा है। तो अगर ये एनालिस्ट सच होता है तो चाइना का ठहराव और पतन वर्ल्ड पीस के लिए अच्छे संकेत तो नहीं है।